जय हिंद साथियों, वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। साथियों, ये बीपीएससी सीडीपीओ और पीटी 2021 में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसका टेस्ट नंबर फर्स्ट है, जो एडिटोरिया द्वारा उपलब्ध कराया गया था ऑफलाइन बैच में। तो साथियों, आपके बीच भी मैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो डाला जाए तो आपके बीच वो वीडियो उपलब्ध हो सके। साथियों, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। साथियों, आज का पहला प्रश्न जो है साथियों वो है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दादा भाई नौरोजी। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया था वो किसने किया था साथियों? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किया गया था। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है सिर्फ इंडियन एसोसिएशन का स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो क्या था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। सिर्फ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। जबकि यहाँ पे पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो दादा भाई नौरोजी 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विवियन ट्रेजियो को साथियों ये आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। भारत की आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए तो साथियों तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि माना जाता है। यहाँ आधुनिक भारत का पूछा जाता है तो हेनरी विवियन ट्रेजियो। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था? तीसरा नंबर में है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान। साथियों, सर सैयद अहमद खान जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया क्योंकि उन्हें आशंका थी कि कालांतर में यह संस्था मात्र हिंदुओं की संस्था होकर रह जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ किया? बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ किया साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। बंगाल में इजारा व्यवस्था की स्थापना जो है ये मुर्शिद कुली खान ने किया था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के नवाब बनने के बाद नए सिरे से बंगाल के वित्तीय मामले का प्रबंध किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया तथा इजारा व्यवस्था का मतलब होता है साथियों ठेके पर भू राजस्व या वसूल करना को आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो प्लासी के बाद साथियों बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी साथियों, ल्यूक स्क्रॉप्टन को साथियों प्लासी के युद्ध के बाद ये बंगाल में जो है नवाब के दरबार में रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तथा ल्यूक स्क्रॉप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है साथियों छठा नंबर, निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया? 6 नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया? 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वारेन
हेस्टिंग्स। साथियों वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने साथियों यह बंदोबस्त चलाया और 1776 ईस्वी में इस व्यवस्था को जो है बंद कर दिया गया, त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय साथियों ये मुगल साम्राज्य में कुल टोटल 21 प्रांत थे साथियों। कितना? 21 प्रांत थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे, जिसमें एक काबुल अफगानिस्तान और दक्षिण भारत में 6 और उत्तर भारत में टोटल 14 थे। तो फिर से, जिसमें काबुल एक अफगानिस्तान जो कि अफगानिस्तान में था और दक्षिण भारत में 6 और उत्तर भारत में 14, तो टोटल 21 प्रांत थे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, 8 नंबर का, निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, राजा जय सिंह ने। साथियों राजा जय सिंह ने 2 बार, ये एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आइए देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न है साथियों, किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा था? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने। साथियों गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अगर गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछा जाता कि वो कितने गुरु थे, तो वह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा साथियों किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाजीराव द्वितीय। किनके काल में समाप्त कर दिया गया? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? कम्युनिटी प्रथा साथियों किस क्षेत्र में प्रचलित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बंगाल एवं ओडिशा में। कम्युनिटी प्रथा जो थी बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित थी। इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियां जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, JWK। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों JWK। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया पुस्तक के लेखक JWK हैं। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी साथियों कब स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 1611 में। दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो 1611 में। साथियों दक्षिण पूर्वी भारत में 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। मछलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। 1608 में अंग्रेजों द्वारा भारत के सूरत में प्रथम फैक्ट्री खोली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया। तो चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले कहाँ लगाया गया साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ई। साथियों ई इसलिए होगा कि चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बिहार के बेतिया जिले में साथियों बिहार के बेतिया जिले में 1840 ईस्वी में लगाया गया था, परंतु इसका वास्तविक विकास 1931 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जिस समय सरकार द्वारा पहली बार इस उद्योग को संरक्षण दिया गया। तो इसमें देखिए बिहार कहीं भी आंसर ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए करके उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 1786 का
अधिनियम। साथियों एक्ट ऑफ 1786 के द्वारा जो है साथियों गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। 1786 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी साथियों? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय। साथियों मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पर राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची द्वितीय का सही मिलान करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देख लीजिए। एक तरफ डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन और सत्य शोधक समाज। और इधर सूची 2 में देख लीजिए। संस्थापक भीमराव अंबेडकर, वी.आर. शिंदे, ज्योतिबा फुले और 4 महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा साथियों? देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। एका देखिए एका डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसका हो जाएगा 2 वी.आर. शिंदे। उसके बाद देख लीजिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसका राइट आंसर जो है साथियों यह हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। और ये द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसका जो हो जाएगा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सत्य शोधक समाज, ये क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन नंबर ये 3 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर टॉमस रेले। साथियों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष सर टॉमस रेले थे। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था साथियों। और इसमें सदस्य के रूप में सैयद हुसैन विलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे। इस आयोग की सिफारिशों पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 19 नंबर का क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। साथियों यह घटना जो है 1916 के पैक्ट से संबंधित नहीं है, क्योंकि दिसंबर 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ बम्बई में हुए। यह पहला अवसर था जब लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुए। इसी के बाद 1916 में लखनऊ में भी कांग्रेस और लीग अधिवेशन साथ साथ हुए। तो साथियों यहाँ पे 1916 आंसर नहीं होकर के 1915 अगर रहता तो यह अवसर शामिल रहता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत में साथियों। संयुक्त प्रांत में यह एक अभियान चलाया गया था, ना लगान ना टैक्स। तो संयुक्त प्रांत इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 21 नंबर का। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था।
नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात व्यापकगत नीति का प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जो प्रतिपादक थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। साथियों इसे जो है साथियों इसे गोद निषेध की संज्ञा भी दी जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। इसके तहत 17/1848 को सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था 17 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था? तो सबसे पहले साथियों मानव ने खाद्य अनाज को जो प्रयोग में लाया था वह था साथियों जौ। साथियों जौ को सर्वप्रथम मानव ने अपने ये प्रयोग में लाया था और यह लगभग साथियों 8000 ईसा पूर्व में यह सबसे पहले यूज किया गया था। इसके बाद गेहूं को मानव ने खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया था। तो पहला जौ और दूसरा क्या हो जाएगा साथियों? दूसरा गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 24 नंबर का, ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह है? तो ऋग्वेद की मात्र एक शाखा जो उपलब्ध है साथियों वह एकमात्र शाकल है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह क्या है? शाकल। साथियों ऋग्वेद की टोटल 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, आश्रमालायन और सांख्यायन और मंडूकायन। तो साथियों यह पांचों में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही उपलब्ध है और वह है शाकल। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 25 का, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? महायान। कनिष्क महायान शाखा के अनुयायी थे। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं 26 नंबर का, गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो शासन की गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? ग्राम। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ग्राम। साथियों गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम सभा द्वारा इसका प्रशासन संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। गुप्त काल में प्रशासनिक इकाई अगर देखा जाए आरोही क्रम में तो सबसे पहले आ जाता है देश, राष्ट्र, भुक्ति या अवनि। यह तीनों एक है साथियों, देश, राष्ट्र, भुक्ति, अवनि यह एक साथ है। इसके बाद विषय आ जाता है, विषय के बाद विधि आ जाता है, विधि के बाद पेट और सबसे अंतिम में जो आ जाता है वो आ जाता है ग्राम। तो इस प्रकार सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा साथियों? ग्राम। और ग्राम से पहले पेट हो जाएगा और पेट से पहले क्या हो जाएगा? विधि और विधि से पहले विषय और विषय से पहले देश। तो सबसे पहले देश। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्न में किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? तो हर्ष ने जो साथियों रचना नहीं की थी वो क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित। साथियों हर्ष ने हर्षचरित की रचना नहीं की थी। हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में बाणभट्ट के द्वारा किया गया था साथियों। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन का जीवन वृत्तांत का वर्णन है। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियादर्शिका यह सभी हर्ष के द्वारा रचित है, जबकि हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से साथियों किस शासक पक्ष को सफलता मिली? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहारों को। साथियों कन्नौज पर अधिकार के लिए गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, साथियों गुर्जर प्रतिहार एक है और राष्ट्रकूट एवं पाल शासकों के बीच लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। इस संघर्ष में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान जो साथियों था वो कौन था? तो यह था सुबुक्तगीन। कौन था साथियों? सुबुक्तगीन। अगर पूछा जाए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था तो वह थे मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान जो था तुर्की तो वो सुबुक्तगीन था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 20 नंबर का, ये 30 नंबर का, निम्न में से वह कौन था जिसने त्रायन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया तथा आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना?
तो साथियों इसमें बताना है कि उन्होंने ये निम्न में कौन है ये इसमें से जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत पर राज किया अर्थात सुल्तान बना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया। साथियों चचनामा जो है अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है, तो इसमें किसका वर्णन किया गया साथियों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। तो चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है साथियों वह जाता है ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी को। दक्षिण भारत से उत्तर भारत ये भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्लासी युद्ध और प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ साथियों? तो यह आंसर क्या आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी लगान वसूली का अधिकार कब मिला? तो मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी लगान वसूली का अधिकार कब मिला साथियों? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1765। साथियों मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी अर्थात लगान वसूली का अधिकार 1765 में मिला। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। तो यह किस आंदोलन के दौरान किया गया था साथियों? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मजरूल हक ने दी मदरलैंड ये अखबार का जो प्रकाशन किया वो असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम राष्ट्र नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो राष्ट्र नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा साथियों हरिपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी 1938 में। साथियों 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किया गया। इसे कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई है? तो साथियों कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 5 ऐसे पंचवर्षीय योजना थे जिसमें जितना लक्ष्य रखा गया उससे अधिक प्राप्त किया गया। तो वह है साथियों पहला पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 5वां पंचवर्षीय योजना और 6ठा पंचवर्षीय योजना और 7वां पंचवर्षीय योजना और 8वां पंचवर्षीय योजना। तो यह 5 ऐसे पंचवर्षीय योजना थे, पहला, 5वां, 6ठी, 7वीं और 8वीं। जितना लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है? तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। साथियों विकल्प ए और बी, साथियों अगर देखा जाए तो CRR एवं SLR वृद्धि में दोनों में वृद्धि, ये दोनों सही आंसर है। तो ये लेकर के आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, उपरोक्त में से एक से अधिक। नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा साथियों कब की गई? तो 24 जुलाई 1991 को। भारत में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करने की घोषणा नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को
की गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न जो है साथियों, कहता है राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी 60%। क्या हो जाएगा साथियों 60%। राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को GDP का ये 60% ये ऋण रखने की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विश्व बैंक समूह में कितने संगठन हैं। विश्व बैंक समूह में साथियों टोटल कितने संगठन है, तो विश्व बैंक समूह में टोटल 5 संगठन है साथियों। कितना है 5, और वो 5 कौन कौन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था MIGA MIGA, और 5वां जो है निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन ICSID। तो साथियों इस प्रकार विश्व बैंक समूह में टोटल 5 संगठन मौजूद हैं। BSE ग्रीनएक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है। BSE ग्रीनएक्स इंडेक्स में टोटल कितनी कंपनियां शामिल है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। टोटल BSE ग्रीनएक्स इंडेक्स में 25 कंपनियां शामिल है साथियों। अगर देखा जाए तो BS ग्रीनएक्स की शुरुआत जो है 2012 में हुई थी। उस समय इसमें 20 कंपनियां शामिल थी। वर्तमान में इसमें टोटल कितना हो गया 25 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। यदि राजकोषीय घाटों में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा साथियों, राजकोषीय घाटा में अगर ब्याज को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा होगा साथियों, जो कि यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है प्राथमिक घाटा। तो इस प्रकार उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा साथियों। इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए था साथियों, प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी साथियों 2011 से 12। कोर उद्योग के अंतर्गत 8 उद्योग हैं जिनके सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 12 है साथियों। और वो 8 कोर उद्योग क्या है, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार टोटल देखा जाए तो कितना है 8 उद्योग आते हैं और आधार वर्ष 2011 से 12 है। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अनुमोदित करता है। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। 46 का क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ साथियों, 46 का क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 5 सितंबर 2005 को साथियों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, 5 सितंबर 2005 को साथियों। इसको शॉर्ट में कहा जाता है नरेगा। तो साथियों नरेगा 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ। तो बिहार में ग्रीन बजट जो है साथियों सर्वप्रथम जो है ऑप्शन नंबर ए 2020 से 21 में पास हुआ। ग्रीन बजट सर्वप्रथम बिहार में 2020 से 21 में पास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP आरोही क्रम के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है।
तो साथियों बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP आरोही क्रम में के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पहला हो जाएगा शिवहर, दूसरा अररिया, उसके बाद किशनगंज और चौथा क्या हो जाएगा साथियों? बेगूसराय। तो GSDP का आरोही क्रम है शिवहर, अररिया, किशनगंज और बेगूसराय। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 49 नंबर। 2019 से 2020 के अंत में राज्य के GSDP का कितना प्रतिशत ऋण है? 2019 से 2020 के अंत में राज्य के GSDP का कितना प्रतिशत ऋण है? 49 का आंसर हो जाएगा साथियों, 49 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 30.93। बजट 2021 से 22 में उल्लेखित है कि वर्ष 2019 से 20 में राज्य सरकार पर कुल जो ये ऋण के रूप में कह सकते हैं, ऋण के रूप में जो है 1,90,858.85 करोड़ है, जो GSDP का 30.93% है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी। 50 नंबर का साथियों क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है केंद्रीय बजट 2021 से 22 के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो केंद्रीय बजट 2021 से 22 के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए 50 नंबर का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। 2021 से 22 में जो है साथियों भारत का राजस्व घाटा 5.1 था, सिर्फ यही सही था। और उसके बाद अगर देखा जाए साथियों ये क्या पूछा जा रहा है, ये बोला आंसर क्या है? राजस्व घाटा कितना? 5.1%। अगर पूछा जाए राजकोषीय घाटा कितना, तो 6.8% हो जाएगा। और राजस्व घाटा तो क्या हो जाएगा? 5.1%। प्रभावी राजस्व घाटा 4.1% हो जाएगा। और प्राथमिक घाटा हो जाएगा 3.1%। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे भारत का राजस्व घाटा 5.1 सही मिलान है। तो इस प्रकार आज के दिन हम टोटल 50 क्वेश्चन देखे साथियों। तो कल फिर पुनः हम आप सभी के बीच उपस्थित रहूँगा 50 क्वेश्चन को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको साथियों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो साथियों ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।